अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट ले रहे हैं। क्लास 9 का इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स चैप्टर का नेम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत से जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि ये बुक बहुत मुश्किल है, पिछली बुक बहुत आसान थी क्योंकि ये आप लोगों की न्यू सिलेबस है, नया बुक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तो मुश्किल आसान कुछ भी नहीं होता। एक लाइक बच्चा, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, तो वो हर चीज़ को फ़ोकस के साथ देखता है, अपनी जो भी चीज़ समझता है वो उसको अच्छी तरह ज़हन नशीन करता है और कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं होता। तो आप लोगों ने सिंपल जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको एज़ इट इज़ याद कर लेना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और एक बात, आपने ये सारा अब ये पेज है ना, आपने ये सारा याद नहीं करना बिल्कुल भी। आप लोगों को मार्क करवाया जाएगा, आपने बस वो याद करना है। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ईजी वर्ड्स में बताऊँगी। बस आप लोग जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों को अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दूसरा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो मैंने अपलोड करनी है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब आपके पास है सबसे पहले इसका देखिए इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। चैप्टर था आपका इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स। मतलब कि आप लोग इस चैप्टर में, जो आपका इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स में, आप लोग सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है तारुफ। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लें। आप इसको देखेंगे, इसमें सारा एक्सप्लेन हुआ है जो आपने इस चैप्टर में पढ़ना है, तो इसलिए हम यहीं से ही स्टार्ट ले रहे हैं। इसमें है 1.1 थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, हेडिंग है आपकी थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। तो आपने करना क्या है, द आइडिया ऑफ सिस्टम इज़ यूजफुल टू एक्सप्लेन बोथ द एक्सटर्नल रियलिटी एज वेल द इंटरनल वन। देखिए, मैं आपको पढ़ाई की एक टिप बता दूं कि आप लोगों ने पढ़ना सारा होता है। ये पैराग्राफ आप रीड सारा करेंगे, याद आपने यहाँ से यहाँ तक करना है। रीड इसलिए हम सारा करेंगे, हो सकता है कोई आपने ये सिर्फ याद करके बैठ जाए। बच्चे कहते हैं बस जो निशान लगाएंगे वही याद करेंगे, लेकिन आपके पास अक्सर देखिए एमसीक्यूज़, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से एमसीक्यूज़ आ जाता है, इधर नीचे से आ जाता है कि फंक्शनिंग क्या कर रहा था, कौन से कंपोनेंट थे। तो इस तरह एमसीक्यूज़ में भी अच्छा स्कोर करने के लिए हमें पढ़ना सारा होता है। आपने अपनी नज़र से हर एक चीज़ को गुजारना होता है। जस्ट डेफिनेशंस आपको एक कह सकते हैं कि जितनी है उतनी याद करनी है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले आपने पढ़े हैं थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। तो इसमें इसकी फर्स्ट लाइन क्या थी आपके पास, द आइडिया ऑफ सिस्टम इज़ यूज़फुल। उन्होंने कहा है जो आइडिया ऑफ सिस्टम होता है, सिस्टम का जो आइडिया है वो यूज़फुल होता है एक्सप्लेन करने में, एक्सटर्नल रियलिटी को भी और इंटरनल वन को भी। एक्सटर्नल कहते हैं बाहर वाली चीज़ और इंटरनल कहते हैं अंदरूनी चीज़। आपके पास जो आइडिया है, सिस्टम का जो आइडिया एक हमने निकाला है, इसकी हेल्प से हम, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कारआमद है, मददगार है एक्सटर्नल रियलिटी को भी एक्सप्लेन करने में और इंटरनल रियलिटी को भी एक्सप्लेन करने में। तो देखें, अब इसकी जो डेफिनेशन है आपने यहाँ से यहाँ तक कर लेनी है, जो आपको सही तरह बताएगी कि थ्योरी ऑफ सिस्टम्स क्या है, बेसिकली हम क्या पढ़े हैं, या इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। वो है एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ सिंपली एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स। इसका मतलब है कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, सिंपली का मतलब है बेसिकली, बिल्कुल आम सा है, एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स का एक ऑर्गेनाइज सेट होता है। आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आपसे पूछे वो क्या है, तो आपने बताना है ये सिंपली एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को आप कह सकते हैं, समझ लें ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट। जब इसे आप जोड़ के ऑर्गेनाइज करके एक अच्छे स्ट्रक्चर में लिखते हैं, रख देते हैं, जोड़ देते हैं, ये काम करना शुरू करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। आगे क्या है, दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म डिज़ाइनेटेड फंक्शंस। अच्छा, ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं, ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं डिज़ाइनेटेड फंक्शन। डिज़ाइनेटेड फंक्शन का मतलब है जिस फंक्शन को के लिए इन्हें बनाया गया है। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स आप लोग 9th में आ गए हैं, आपको इतनी समझ होगी। मोबाइल है, आपको पता है, वो उसमें व्हाट्सएप होता है, आपके पास फेसबुक होती है, इंस्टाग्राम होता है, उसको इन फंक्शंस के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब व्हाट्सएप जो है वो आपके लिए कॉल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आपके पास फेसबुक है, उस पर चीज़ें अपलोड की जाती हैं, वो सी इंटरनेट है, हर चीज़ का एक अपना फंक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह आप जो इंफॉर्मेशन सिस्टम देखते हैं, तो इसमें भी इसके अपने कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है, उन्हें ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। वो किस लिए किया जाता है, ताकि उनको वो फंक्शन परफॉर्म कर सकें जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। ठीक है, जिसके लिए उन्हें डिज़ाइन किया गया है। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह मार्क कर लेनी है। आगे है, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम आर इन सम वे रिलेटेड टू ईच अदर। जाहिर सी बात है, ये तो हमें कॉमन सेंस भी हमारी बताती है कि अगर एक आप लोगों ने एक सेटअप बनाया है, ठीक है, तो उसके अंदर वो किस लिए बनाया, समझ लें एक कैलकुलेटर आप लोगों ने डिज़ाइन किया है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आगे आप प्रोग्रामिंग भी पढ़ेंगे,
आप आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें कंपोनेंट्स ही कंपोनेंट्स होंगे। समझें, कैलकुलेटर डिज़ाइन किया गया है, उसका प्रोग्राम लिखा गया है, तो देखिए उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे ना वो रिलेट करेंगे। देखिए ये प्लस का डब्बा है, ये माइनस का डब्बा है, ये मल्टीप्लाई का है। तो देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे व्हाट्सएप आ जाए, यहाँ पे इंस्टाग्राम आ जाए। नो, हर चीज़ जो होती है ना एक इंफॉर्मेशन एक इन सिस्टम के अंदर, तो वो जो होती हैं वो आपस में रिलेट कर रही होती हैं। ठीक है, तो तभी उन्होंने कहा है कि ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम आर इन सम वे की तरह वो किसी न किसी तरह रिलेट करते हैं एक दूसरे से। एंड फंक्शनिंग ऑफ द अदर कंपोनेंट्स इन्हांसेस द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। और जो जिस तरह एक कंपोनेंट फंक्शन परफॉर्म करता जाता है, इस तरह क्या होता है, उस तरह सिस्टम जो होता है उसका जो ऑपरेशन होता है वो इन्हेंस होता जाता है, मतलब कि उसकी कारकर्दगी अच्छी होती जाती है। इन्हेंस का मतलब है और अच्छा होना, और अच्छा होना। ठीक है, तो बस बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आपने इसकी मार्क कर लेनी है और दूसरे पैराग्राफ को अच्छी तरह समझ लेना है। बहुत शॉर्ट भी आपने याद नहीं करना। इसकी एग्जांपल अगर आपसे मांगी जाए तो आपकी बुक में क्या दी है, मैंने तो आपको इस तरह समझाया मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ। अब आपने ये एग्जांपल देख लेनी है जो आपको बुक में दी है। कहा हुआ है लेट अस कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल। इन्होंने आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी है। उन्होंने कहा है कंसीडर करें एक सिंपल सी एग्जांपल, जैसे कि आपके पास एक कार होती है। ठीक है, कार जैसे कि उन्होंने कहा डिपिक्टेड हुई हुई है इस फिगर 1.1 में। ये आपके पास पूरी इसकी फ़िगर उन्होंने बना के दी हुई है, बहुत ईजी, ताकि आपको आसान से समझ आए। इट इज़ मेड ऑफ अस इंजन, व्हील, ब्रेक्स एंड अदर रिलेटेड आइटम्स। उन्होंने कहा है देखिए ये इंजन से बनी होती है, हमें पता है एक कार के अंदर इंजन होता है, व्हील मतलब उसके पहिए होते हैं, टायर्स होते हैं, ब्रेक्स होती हैं उसमें। ज़ाहिर बात है ब्रेक के बगैर तो आप कोई भी मशीन, कोई भी मोटरसाइकिल, कार कुछ नहीं चला सकते, ब्रेक बहुत ज़रूरी है। एंड अदर रिलेटेड आइटम्स, और बहुत सी और चीज़ें भी होती हैं। उन्होंने सिर्फ वो नाम बताए हैं जिससे अमूमन आम लोग वाकिफ़ होते हैं, जो चलाते हैं या जो नहीं भी चलाते। ठीक है, और जिसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं उससे तो वही वाकिफ़ होते हैं जो इसे बनाते हैं या जो इसकी ठीक करते हैं कभी कोई ख़राबी हो जाए तो देखें इंजन होता है, इसमें व्हील होता है, इसमें ब्रेक होता है। अब आपने ये देखना है, आगे उन्होंने कहा है एवरी पार्ट प्लेज अ यूनिक टास्क। इसका जो हर पार्ट होता है वो एक यूनिक टास्क परफॉर्म करता है। यूनिक टास्क का मतलब है कि उसका अपना ही एक काम होता है। अब ब्रेक है, उसका काम है ब्रेक लगाना, ठीक है, कार को रोकना। अब ये जो काम है ये कोई और, ये टायर नहीं परफॉर्म कर सकता। आप टायर के थ्रू ब्रेक नहीं लगा सकते, आप ब्रेक के थ्रू ही लगा सकते हैं। ठीक है, टायर का काम है गाड़ी को चलाना। बट कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कार मूव। लेकिन अगर हम कलेक्टिवली देखें, आपको साथ साथ मैं थोड़े थोड़े इंग्लिश की वर्ड्स का भी बताती जाऊँगी। कलेक्टिवली जो होता है उसका मतलब होता है मजमूई तौर पर। ठीक है, मजमूई तौर पर मतलब ओवरऑल जो हमारी कार है उसका जो हर एक पार्ट है जब वो अच्छे तरीके से काम करता है तभी कार मूव करती है। एक मूव कार अगर कर रही है, उसकी ब्रेक ख़राब हो जाती है तो वो समझें उसका वो नहीं सही मूव कर पाएगी, वो कहीं ना कहीं टकरा जाएगी, कोई एक्सीडेंट कर देगी। अगर उसका टायर पंक्चर हो जाता है तो उसका मतलब है कार मूव नहीं कर पाएगी। मतलब कि कोई भी पार्ट अगर इसका डैमेज होता है तो कार मूव नहीं कर पाएगी। लेकिन कलेक्टिवली अगर उसके सारे पार्ट्स ठीक हैं, वो हर एक चीज़ उसकी सही काम कर रही है, तभी एक कार जो है वो मूव कर सकती है, अपने पॉइंट पे पहुंच सकती है। तो उन्होंने कहा है कलेक्टिवली का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, और डिवाइस, ठीक है, उन्होंने कहा है कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कार मूव। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे लाइक वाइज एवरी कंप्यूटर, इसी तरह यहाँ तक उन्होंने आपको एक कार की एग्जांपल दी है। ठीक है, यहाँ तक मूव तक। इसी तरह उन्होंने कहा है हर कंप्यूटर जो होता है, ऑर्गेनिज्म या इंसान ले लें या मशीन ले लें या कोई भी डिवाइस ले लें, हैज़ कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स होते हैं डेट वर्क टुगेदर टू अचीव एन आउटकम, जो इकट्ठे काम करते हैं ताकि उसका आउटकम आ सके। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट आ सके। गाड़ी को मूव करवाने के लिए उसका सारा ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिज्म का मतलब है इंसान या जानदार। ठीक है, एक इंसान का जिस तरह हम एग्जांपल है एक ह्यूमन बीइंग की, आप इंसान को देखते हैं, अगर उसका हार्ट ठीक नहीं है मतलब उसमें डिफ़ॉल्ट है, अगर उसका जहन ठीक नहीं है वो पूरे तरीके से काम नहीं कर सकता वो बंदा। मशीन ले लें, कोई भी मशीन जो आपके जहन में आ रही है, अगर उसकी कोई भी एक चीज़ ख़राब हो जाती है वो काम सही नहीं कर पाएगी। कोई भी डिवाइस ले लें, आप अपना मोबाइल ले लें, अगर उसका चार्जर ख़राब है तो उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी, आपका मोबाइल डेड हो जाएगा। मतलब कि हर कंपोनेंट का जो एक चीज़ से जुड़ा हुआ है उसकी हर एक कंपोनेंट को ठीक करना होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप क्या अचीव कर सकें, उसकी आउटकम अचीव कर सकें। तो ये था आपका थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। अगर आपको समझ आई है तो वेल एंड गुड, और अगर आपको कुछ में कुछ भी मुश्किल है, कुछ इसमें बात समझ नहीं आई, कोई वर्ड अजीब लगा या कुछ भी, आप अपने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी।